हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आगाज बैच चलाया जा रहा है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी की आई हुई 564 वैकेंसी की तैयारी कराई जा रही है। तो उसमें हमारे हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स हर एक सब्जेक्ट के रोज कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं और बता रहे हैं आप सभी को कि कैसे क्या टॉपिक तैयार करना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर नंबर 3 में। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि हमने लास्ट क्लास में लगभग 3 डिस्कस कर लिया था। आप सभी को याद होगा, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको। तो फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के बारे में। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नोटिस है आपको बताना चाहते हैं। तो जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट नोटिस है, जो कि आपके एग्जाम होने वाले थे फार्मा, जिसका कि डेट बढ़ा के 21 से अब 29 जून कर दिया गया है। बाकी लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, हो सकता है। तो इसमें हम नोटिस एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अधिनियम सेवा चयन आयोग की आवश्यक सूचना संख्या ये दिनांक 1/4/2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विज्ञापन परीक्षा 2026 में भेजी मुझ परीक्षा को दिनांक 21 जून 2026 रविवार को आयोजित किए जाने के संबंध में, परीक्षा के संबंध में समस्त नीट यूजी की वजह से जो 21 जून को होने वाला है, उसकी वजह से इसको दोबारा से रीशेड्यूल किया गया है, जिसका डेट है 29 जून 2026 सोमवार को आयोजित किया जाएगा। तो और अच्छा है बहुत सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की थी या अभी ज़्यादा कुछ खास पढ़ा नहीं है, तो उनको कुछ और एक्स्ट्रा टाइम हफ्ते 10 दिन का मिल गया। तो आप लोग आज से ही पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दीजिए, जिससे आपका एक सिलेक्शन, एक सीट आपकी पक्की हो सके। इसके बाद जो एक और नोटिस है जो कि यूपी गवर्नमेंट ने ही जारी किया है, जिसमें कि बताया गया है कि कितने बच्चे चयनित हुए हैं पेट के जो कट ऑफ है उसके अनुसार। तो इसमें बताया गया है कि जो आयोजित पेट था 2025, उसके आधार पे 15 गुना बच्चों को लेना था। ठीक है, कट ऑफ में अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए, जिसके अनुसार 25,859 अभ्यर्थी के परिणाम एवं कट ऑफ को मान्य आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अनुमोदित किया गया है। तो 25,859, ये नंबर 15 गुना तो नहीं है, लेकिन लगभग 45 गुना है हमारे जो एक्चुअल वैकेंसी है 564 उसका। ठीक है, तो एक सीट पे लगभग 45 लोग आ रहे हैं, तो उसमें आपको अपने आप को साबित करना है कि आप उस 45 लोगों की भीड़ से कैसे अलग हैं और आप एक सिलेक्शन कैसे सीट एक ले सकते हैं। तो ये दो नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो आपको बताना था। तो आप लोग इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि एक तो डेट बढ़ा दी गई है और दूसरा कितना कंपटीशन है। इसके बाद वापस हम आते हैं अपने सिलेबस पे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में फार्मेसी एक्ट 1948 कवर कर लिया था। उसके साथ साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कवर कर लिया था और ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये सारे एक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है नारकोटिक्स ड्रग। तो नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट 1985
एनडीपीएस। देखिए जो एक्ट इसमें सिलेबस में दिए गए हैं डायरेक्ट, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट होते हैं, जैसे कि बता दें आपको कि एनुअल प्रिवेंशन क्रुएल्टी एक्ट है, और उसके अलावा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो कि 2016 में आया गया था। तो और जो इसके अलावा भी हैं उस पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि उनकी भी जानकारी आपको थोड़ी बहुत हो, और वो किस सन में लाए गए थे वो आपको जरूर पता हो। ये तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट प्रेजेंट हैं हमारे फार्मेसी फील्ड में। तो देखते हैं, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग टू क्रिएट, इसको लाया गया टू कंट्रोल एंड रेगुलेट नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एंड प्रिवेंट देयर इलीगल ट्रैफिकिंग या इलिसिट ट्रैफिकिंग, गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए। या बहुत सारे होते हैं जो कि ऐसी दवाएं होती हैं जिनके पेशेंट को खाते खाते लत लग जाती है, या उसके बिना जो मरीज होता है अगर वो दवा उसको ना मिले तो वो बेचैन होने लगता है या परेशान होने लगता है। बेसिकली ये दवाएं हैबिट फार्मिंग या हैबिचुअल फार्मिंग ड्रग्स कही जाती हैं। उसके बाद देखेंगे इसके की फीचर्स क्या क्या है। तो प्रोहिबिशन रेगुलेशन ऑफ कल्टीवेशन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पोजेशन सेल परचेज ट्रांसपोर्ट ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग। उसके बाद लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज ए स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ताकि जो भी दवाएं बिक रही हैं साइकोट्रॉपिक या नारकोटिक ड्रग, उनका प्रॉपर डाटा मैनेजमेंट हो कि कौन सी दवा किस पेशेंट ने ले गई है, कितने अमाउंट में ले गई है, ये सारी चीजें एकदम रिकॉर्ड में वेल कीप्ड रखी जाए। उसके बाद है स्पेशल कोर्ट्स फॉर एनडीपीएस केसेस, इस टाइप के केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट में ट्रायल हो या कंडक्ट हो, उसको रन कराया जाए। लास्ट है बेल इज वेरी डिफिकल्ट अंडर एनडीपीएस एक्ट, अगर इस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो आपका जो बेल होना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद इसके अमेंडमेंट्स कब आए थे और क्या चेंजेस थे उस अमेंडमेंट में। सबसे पहला है 1988, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, मतलब बहुत ही कड़क पनिशमेंट देने का प्रावधान लाया गया। उसके बाद 2001 में क्वांटिटी बेस्ड पनिशमेंट, कि किस तरीके का ऑफेंस है उसके बेसिस पे पनिशमेंट देने के लिए अमेंडमेंट लाए गए। नेक्स्ट है 2014, इसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स सिंप्लीफाइड, ऐसे ड्रग्स जो कि नारकोटिक्स में आते हैं लेकिन इसेंशियल हैं, जरूरी हैं, तो उसमें कुछ रियायत दिया गया या उनके गाइडलाइंस को थोड़ा सिंपली किया गया, आसान किया गया। उसके बाद है 2021 में लास्ट जो अमेंडमेंट आया है, सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट एनडीपीएस एक्ट में, वो है स्ट्रेंथिंग ऑफ इन्फोर्समेंट एंड प्रोसीड्यूरल अपडेट्स, इस लॉ को और ज्यादा मजबूत और सख्त तरीके से लागू करने के लिए गाइडलाइंस लाई गई। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग क्या क्या ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज हो सकती हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ हेडिंग दिया हुआ है क्वालिटी, किस टाइप का आपने ऑफेंस किया है और उसी के हिसाब से पनिशमेंट या पेनाल्टीज आपको अप्लाई की जाएगी। जैसे आपका स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में नारकोटिक या साइकोट्रॉपिक ड्रग के साथ पाए गए, तो उसके लिए आपको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा पाया गया, जैसे मोर देन स्मॉल क्वांटिटी बट लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी आपके पास पाया गया, तो उसमें 10 साल का प्रावधान है जेल का। और लास्ट है कमर्शियल क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया गया, तो उसमें आपका 10 से 20 साल का प्रावधान है जेल का, और साथ ही साथ आपको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और लास्ट है कौन इसको कंट्रोल करता है। तो आपने बहुत सारा बार सुना होगा कि जो ड्रग्स या इलीगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसमें एनसीबी का नाम सुना होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, एन सी बी, नारकोटिक
कंट्रोल ब्यूरो। तो ये इसको बेसिकली गवर्न करती है ये एजेंसी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स जो इसके हैं वो इन्वॉल्व होंगे, और साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट भी इसमें अथॉरिटीज में रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO 2013। सॉरी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा ये किस ईयर में लाया गया। तो 2013। ठीक है, तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर या अथॉरिटी, बेसिकली इनका काम क्या था कि जो दवाएं हैं उनका जो दाम है, रेट है, वो एक कंट्रोल्ड मैनर में रखा जाए या बढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि कोई कंपनी मनमाना अपने मन से दाम बढ़ा दे या उसका दाम ज़्यादा रखे। ठीक है, तो इसके लिए NPPA भी इन्वॉल्व है, जो कि होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो ये दोनों एजेंसियां इन्वॉल्व हैं ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। तो DPCO का बेसिकली काम क्या है कि वो दवाओं को ज़्यादा नहीं होने देती है, ताकि हर तबके के लोग, हर लोग उसको एफर्ड कर सके, खरीद सके, यूज़ कर सके। जैसे बहुत सारी टीवर की दवाइयाँ हैं जो DPCO में आती है। उसके अलावा आपने बहुत सारे एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स जानते होंगे जो कि DPCO के अंतर्गत आती है, जिनका रेट बहुत ही कम रखा जाता है। तो इसके डेफिनेशन देखेंगे, टू कंट्रोल प्राइजेस ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी अफोर्डेबल टू पब्लिक। वही जो हमने अभी बताया कि जो जरूरत की मेडिसिन हैं, जो जैसे ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा जरूरत की अस्थमेटिक ड्रग की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अस्थालिन या बेटनीसाल का नाम आपने सुना होगा, तो बहुत ही सस्ती आती है। उसके साथ साथ अफोर्डेबल टू पब्लिक, पब्लिक उसको अफोर्ड कर सके, खरीद सके। उसके बाद इसके क्या क्या की प्रोविजंस है या की एलिमेंट्स है, तो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ ट्रेड मार्जिन, कंट्रोल ऑन ओवर प्राइसिंग, मतलब कि ज़्यादा दाम ना हो, एक लिमिट में ही रहे, और बेस्ड ऑन NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। जो इसेंशियल दवाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवाएं हैं, उनके आधार पे इसको बनाया जा गया, जिसमें कि जो ज़रूरी दवाएं हैं, इसेंशियल दवाएं हैं, उनका प्राइस ज़्यादा न हो। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो हमने पहले ही बता दिया है ऑलरेडी, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेंशन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसके अमेंडमेंट्स कब आए, क्या क्या आए। तो फर्स्ट DPCO जो था वो 1917 में आया, लेकिन जो एक्चुअल में इन्फोर्समेंट में आया, जिसको लागू किया गया और पालन किया गया, वो 2013 ही था। तो आप लोग इसको 2013 ही याद करेंगे, रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 1950 1995, सॉरी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। जो जिस प्रोडक्ट का जितना कॉस्ट पड़ रहा है, उसी के आधार पे उसकी प्राइसिंग की जाए। ऐसा नहीं कि कॉस्ट पड़ रहा है 2 रुपए और उसकी प्राइसिंग 20 रुपए रख दी गई। तो जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, वो इम्प्लीमेंट किया गया 1995 में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग अमेंडमेंट, सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। तो 2013 में जो सेलिंग प्राइस के लिए और एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जो जरूरी दवाएं हैं, उनका एक एवरेज मार्केट प्राइस रहे, ताकि सारी कंपनियां उसी रेट पे उसको सेल आउट कर सकें। उसके बाद लेटेस्ट है 2019 टू 2024 सेलिंग प्राइस रिविजन्स, जो सेलिंग प्राइस था उसका रिवीजन किया गया। उसके बाद इसमें हम ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज लिख लेते हैं।
ओवर प्राइसिंग, अगर आप प्राइस से ज़्यादा देते हैं जो स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या होगा, रिकवरी ऑफ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, आपसे जो अमाउंट है वो भी रिकवर किया जाएगा और साथ ही साथ जो उस पर इंटरेस्ट है वो भी। और पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन पॉसिबल, आपको इसके साथ साथ पेनाल्टीज भी लग सकती है और साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो पेनाल्टीज के लिए अगर आपने ओवर प्राइसिंग किया तो आपका अमाउंट भी रिकवर किया जाएगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट। इसको कौन हैंडल करता है, तो एनपीपीए, जिसको हमने बताया है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो डिसाइड करने के लिए हम पहले सबसे पहले उसमें रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, फिर मैन पावर का कॉस्ट कितना है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना है, तो ऐसे करके हम एक प्रोडक्ट कॉस्ट पता करते हैं कि उस प्रोडक्ट का कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो वो बेसिकली किस डिपार्टमेंट काम होता है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स फार्मेसी एक्ट है, पॉइजन एक्ट 1919। तो पॉइजन एक्ट क्यों लाया गया था, तो पॉइजन एक्ट 1919 में लाया गया। बेसिकली इसका काम था जो कि दवाएं पेशेंट के हार्मफुल इफेक्ट दे रही है या नुकसानदेह है, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या लाया गया, पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट का बेसिकली जो यूज था वो था पब्लिक हेल्थ को सेफगार्ड करना, मतलब कि बचाना, और उनका जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो इफेक्ट है, उससे उनको सेफगार्ड करना। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन में देखेंगे, टू रेगुलेट पोजेशन, सेल, परचेज एंड यूज एंड इंपोर्ट ऑफ पॉइजन्स, जो भी जहरीले पदार्थ हैं या लीथल हैं जो डेथ कॉजिंग हैं यूज करने पे, तो उसके सेल पे, परचेज पे और यूज और इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए हमने क्या लाया, पॉइजन एक्ट। इसके की फीचर्स हैं, पॉइजन लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल, अगर इस टाइप का कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर लेबलिंग एंड पैकेजिंग मैंडेटरी, इसकी प्रॉपर पैकेजिंग और लेबलिंग होनी चाहिए कि ये पॉइजनस ड्रग है। मेंटेन ऑफ पॉइजन रजिस्टर, पॉइजन रजिस्टर का मेंटेनेंस होना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे दवाएं हैं जो कि अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो पॉइजनस इफेक्ट आपको देती है उनका, जबकि इस्तेमाल हमारे फार्मेसी में भी है या डिजीज को क्योर करने में, डायग्नोस करने में भी इस्तेमाल है, लेकिन अगर आप उसको किसी भी तरीके, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो पॉइजनस इफेक्ट आपको देगा। तो उसी के लिए हमने पॉइजन एक्ट जनरेट किया, बनाया। सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग, उन सारे ड्रग सब्सटेंस का स्टोरेज और हैंडलिंग अच्छे से करने के लिए। नेक्स्ट है लेवल मस्ट कंटेन नेम ऑफ पॉइजन, क्वालिटी, एंटीडोट, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर, डेट ऑफ परचेज। उसका जो लेबल होगा उस पे क्या क्या चीजें रहेंगी, उस पॉइजन का नाम, क्वांटिटी और उसका क्या है, एंटीडोट है। बहुत सारे आपने पॉइजन्स पढ़े होंगे और पॉइजन्स का एंटीडोट पढ़ा होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर, डेट ऑफ परचेज, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। इसके कोई मेजर अमेंडमेंट्स, बदलाव नहीं लाने की जरूरत पड़ी है, न लाए गए हैं। साथ ही साथ सेल विदाउट लाइसेंस, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, अगर आप सेल विदाउट लाइसेंस कर रहे हैं तो फाइन, साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट भी लग सकता है। उसके बाद रॉन्ग लेबलिंग क्या है, पनिशेबल है, और इम्प्रॉपर स्टोरेज भी पनिशेबल है। पनिशेबल में दोनों हो सकते हैं आपके, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है जो कि 3 महीने से लेके 2 साल तक का हो सकता है, और साथ ही साथ फाइन आपके 10,000 से लेके 1 लाख तक के हो सकते हैं। और इसको गवर्न करता है स्टेट गवर्नमेंट, साथ ही साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एलए। उसके बाद है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955,
5। एक्साइज ड्यूटी मतलब बेसिकली होता है टैक्स या कर। तो टैक्स लगाना है, कर लगाना ऐसे प्रोडक्ट पे जिनके अल्कोहल हो, जो कि ओएच मतलब कि अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग हो। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, टू इम्पोज एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल। टॉयलेट का मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो टॉयलेट वाला टॉयलेट कह रहे हैं, ठीक है आप लोग। तो ये क्या है, अल्कोहल बेस्ड जो ड्रग आ रहे हैं उस पे एक्साइज इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ लिखा भी हुआ है, अप्लाइज टू मेडिकेशंस, परफ्यूमरी, टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल। ऐसे मेडिकामेंट्स और परफ्यूमरी जिसमें अल्कोहल हो। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग आपको कमेंट करके बताना है कि अल्कोहल बेस्ड, अल्कोहल बेस्ड ड्रग का नाम जो आपने इस्तेमाल भी किया होगा, बहुत ही कॉमन है, तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी मैंडेटरी। इसका काम क्यों लाया गया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को मैंडेटरी करने के लिए कि हाँ आपको देना ही देना है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ, कि कौन से अकाउंट, जो कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी कोई मेजर चेंजेस या कोई भी अमेंडमेंट्स अभी तक नहीं आया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग विदाउट लाइसेंस, अगर बिना लाइसेंस के आप ऐसे टॉयलेट प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो क्या हो गए, पेनाल्टीज लगेगी आपके ऊपर। और साथ ही साथ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो उसके लिए पेनाल्टी, साथ ही साथ सीजर भी लगेगा। पेनाल्टी साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इम्प्रिजनमेंट भी किया जाएगा, लॉक किया जाएगा। और इसे कौन गवर्न करता है, सेंट्रल और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, जो कर डिपार्टमेंट है वो ही गवर्न करता है इसको बेसिकली। और लास्ट देख लेते हैं हम लोग, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट 1971। तो इसका बेसिकली काम था, जो भी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है या एबॉर्शन है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से लीगलाइज किया जाए, मतलब उसको गैर कानूनी न माना जाए। एमटीपी एक्ट के तरह आप एबॉर्शन करा सकते हैं, तो उसको ये लीगल करता है। तो इसका बहुत सारा गलत इस्तेमाल भी होने लगा, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड सुना होगा आपने, कि जैसे लड़कियों को पता करके गर्भ में ही मार दिया जाता है या टर्मिनेशन एबॉर्शन करा दिया जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने क्या किया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बनाया, जिसमें टू प्रोवाइड फॉर लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लीगल टर्मिनेशन मतलब कि कानूनी तौर पे हमने टर्मिनेशन करने के लिए बनाया इसको, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर सर्टेन कंडीशन। बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कुछ सर्टेन कंडीशंस में या शर्तों के साथ। जैसे कि एबॉर्शन में अगर जैसे जो फीमेल है, अगर वो नाबालिग है, 18 साल से कम है, उस केस में एबॉर्शन कराया जा सकता है। साथ ही साथ अगर जो बेबी है या इन जाइगोट फॉर्मेशन है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया, या किसी उसके लिम्स नहीं है, या कोई मेडिकल इशू है, तो उस केस में टर्मिनेशन कराया जाता है, किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ आरएमपी मेडिकल, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके बाद देखेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है की फीचर्स या कंडीशन फॉर एमटीपी, रिस्क टू लाइफ ऑफ मदर। यही अभी अभी बताया कि अगर माँ की जान को खतरा है तो उस केस में हम टर्मिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल और मेंटल इंजरी टू मदर, किसी तरीके का फिजिकल या मेंटल इंजरी है तो उस केस में भी हम लोग एबॉर्शन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, अगर अनवांटेड चाइल्ड है या रेप की वजह से प्रेगनेंसी है तो उस केस में हम टर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद है फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन अगर फेल हो गया, जैसे बहुत सारे कंट्रासेप्टिंग का नाम आपने सुना होगा, कॉपर टी है,
ठीक है, तो अगर फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टेंस है तो उसमें भी आप एमटीपी करा सकते हैं। और फीटल एबनॉर्मलिटीज, जैसा हमने बताया कि जो जाइगोट फॉर्मेशन है या फीटल है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आ रही है और आपको पहले ही पता चल गया, डॉक्टर ने बताया आपको, तो आप उस केस में भी मेडिकल टर्मिनेशन करा सकते हैं। इसमें जो कि अमेंडमेंट्स है या एक तरह से कह सकते हैं ड्यूरेशन टाइम पीरियड दिया गया है, एक्सटेंडेड लिमिट टू 24 वीक्स इन स्पेशल कैटेगरीज, ग्रेटर प्राइवेसी प्रोटेक्शन। पहली बात तो 24 महीने के अंदर ही, सॉरी 24 वीक के अंदर ही हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको स्पेशल कैटेगरीज में उसको टर्मिनेशन कराना होगा। लगभग 6 महीने हुए कि उतने के अंदर टर्मिनेशन जो कि लीगलाइज है, या आप नॉर्मली एमटीपी करा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आपको स्पेशल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। 2002 में इसके अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, माइनर चेंजेस हैं। और 2021 में जो है मेजर अमेंडमेंट और लेटेस्ट भी है, उसमें क्या किया गया, प्रेगनेंसी लिमिट एक्सटेंडेड अप टू 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज। जो 2021 में लाया गया उसको एक्सटेंड करके 2024 तक के लिए कर दिया गया। मतलब स्पेशल कैटेगरीज 24 वीक मतलब की हो गया लगभग 6 मंथ, जो कि लाया गया कौन से ईयर में, 2021 में। नेक्स्ट है इलीगल टर्मिनेशन। अगर आप इलीगल टर्मिनेशन करते हैं प्रेगनेंसी या एबॉर्शन करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इम्प्रिजरमेंट हो सकता है, साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। और एडवर्टाइजमेंट फॉर एमटीपी इज पनिशेबल, मतलब कि आप इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसको आप एक तरह से ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज में भी देख सकते हैं कि ऐसे ड्रग या रेमेडीज जिनका प्रचार प्रसार क्या है, प्रतिबंधित है, उसको आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी बॉडी इसको गवर्न करती है, तो इसके लिए है, सॉरी इसमें लिखा हुआ है कंसेंट रूल्स। क्या कंसेंट रूल है, तो वो एडल्ट वुमेन है तो हर ओन कंसेंट, और माइनर है मतलब कि लेस देन 18 ईयर्स है तो गार्जियन कंसेंट से। और इसको रन करना या कौन सी अथॉरिटीज होगी, तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी देखरेख करेगी। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को हमने इसमें बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि लॉ रेगुलेशन कौन कौन से हैं और किस किस ईयर में आए थे। इसके अलावा अदर कुछ इम्पोर्टेंट लॉज हैं, वो आपको देखने हैं। इसका आप बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आपको नोट्स इसका टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है अथॉरिटीज अप्लाई टू, कौन कौन सी अथॉरिटीज है या अप्लाई करती हैं। उसके बाद दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट। हाँ, जो शेड्यूल हमने लास्ट क्लास में भी बताया था लेक्चर 2 में, कि शेड्यूल पूरा हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे, जो शेड्यूल ए से लेके पूरे जेड तक है। ठीक है, तो ये शेड्यूल एम का जीएमपी बताया गया है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कैसे बनाया जाता है। उसके बाद है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है, शेड्यूल अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्ट ट्रिक्स है। उसके बाद फार्मेसी एक्ट या डीपीसीओ एक्ट, जो एक्ट हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लास्ट का। ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है ये हमने बेसिकली ऊपर डिस्कस कर लिया है, वही उसी को हमने शॉर्ट ट्रिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।